सबसे पहले तो ना ये जो थर्ड टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में ये चीज़ जान लो कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर मतलब इंडिया में पॉवर्टी के अलावा भी देर आर अ लॉट ऑफ स्फेयर्स, देर आर अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया और वी कैन से बहुत टाइप्स ऑफ हमें मिलेंगे जहाँ पे हम लोग को इनइक्वालिटी फेस करनी मिलेगी। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटीज इन डिफरेंट वे। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हम पढ़ रहे थे ना कि जब राइट टू वोट में तो हमें हर एक डायमेंशन, हर एक स्फेयर में जो है हमें इक्वालिटी दी जा रही थी। ठीक है, चाहे वो सोशल हमारा डायमेंशन हो, पॉलिटिकल डायमेंशन हो, बट हम यही चीज़ देखेंगे, अब हम यही चीज़ देखेंगे कि इंडिया में जो अलग अलग हमारे जो स्फेयर हैं उसमें हमें क्या इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, हमें उसमें जो है इक्वल कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें मिलती है कि नहीं मिलती, और क्या हमें वहाँ पे इक्वालिटी का एहसास होता है। तो उसी में से जैसे हमने पढ़ा था कि कांता इज ऑफ कांता कांता का एग्जाम्पल लो तो शी इज वन हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। तो यहाँ पे अब उसके उनके कांता का जो सोशल बैकग्राउंड है उसमें शी फेसेस इनइक्वालिटी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो है क्राइटेरिया, कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों को और भी इनइक्वालिटी फेस करनी होती होगी। तो यहाँ पे तो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्फेयर में तो शी इज गेटिंग द राइट टू वोट, so she is feeling equal there, but are there more spheres where she feels equal? तो हमें तो आंसर मिल गया था no, she does not feel that she is equal as others। तो वैसे ही हम यहाँ पे दो स्टोरीज पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि अगर हम कास्ट की बात करें तो वहां पे भी इनइक्वालिटी होती है। कास्ट सिस्टम जो है वो इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा और सबसे फेमस एग्जाम्पल है। याद करो 6th स्टैंडर्ड में आपने 6 के चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम है, जो कि आज भी सोसाइटीज में प्रिवेलेंट है और ना ही सिर्फ अर्बन में, रूरल एरियाज में भी प्रिवेलेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब यहाँ पे जो टॉपिक अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, उसमें जो है टेक्स्ट बुक में एक तो कास्ट के बेसिस पे क्या लोगों को इक्वालिटी मिलती है वो हम देखेंगे, और रिलीजन के बेसिस पे क्या मिलती है वो भी हम देखेंगे। दोनों के एग्जाम्पल हैं, और इसमें जो है हम देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, और इसमें जो है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का है केस देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जब उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है तो उनको कैसा फील होता है, और उससे वो उनकी डिग्निटी जो है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कितनी ज़्यादा जो है वो कम होती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपको भी कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो आपको वो चीज़ बहुत ही डीपली हर्ट होगी, क्योंकि डिग्निटी रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं आगे बताऊंगी, बट आई एम एक्साइटेड टू से नाउ कि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना सबके साथ लेके चलती है। अगर सभी को रिस्पेक्ट मिलता होता आज के वर्ल्ड में, विच इज नॉट ट्रू, जो नहीं कोई लोग नहीं करते दूसरों को रिस्पेक्ट, तो आप ही को अगर सभी को रिस्पेक्ट मिलता तो दिक्कत ही नहीं आती ना। बट हम ये देखेंगे कि कैसे अनइक्वल ट्रीटमेंट से किसी के रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी कंप्लीटली वायलेट होती है और वो कितना गंदा फील करता है, और ये बहुत ही एक कह सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले जो कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल हमने लिया है कि क्या इस स्फेयर में इक्वालिटी मिलती है लोगों को, तो हम इसी के साथ जो सबसे पहले रूरल एरिया और अर्बन एरिया का शॉर्ट सा हम देखेंगे कि रूरल एरिया में आज भी जो है ना हम कास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने एक पॉइंट पकड़ लिया कास्ट, अब इसको हम आगे लेके चलेंगे कि इस एरिया में हमें जो इस स्फेयर में है कि हमें इक्वालिटी मिलती है कि नहीं मिलती, तो हम देखेंगे तो रूरल एरिया में जो है ना कास्ट सिस्टम, कास्ट आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है कि आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, ब्राह्मण हो, आप अपर कास्ट को बिलोंग करते हो, आप लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो। तो मैंने आपको है ना पहले भी अगर आपको याद हो तो बताया होगा ये चीज कि जब आप जिस कास्ट में बिलोंग करते हो आपके पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन भी उसी से रिलेटेड होता है, फिर आपको है ना अपने ऑक्यूपेशन से ही जाना जाते हैं। और वैसे ही एक एग्जांपल है दलित्स का, ठीक है, जिनको सबसे लोअर कास्ट माना जाता है। और ये जब कास्ट का बाइफर्केशन हो रहा था और जब सोसाइटी को है ना
कोई टाइम पे सोसाइटी को सिर्फ कास्ट सिस्टम के नज़रिए से जो है ना जाना जाता था कि सोसाइटी है तो उसमें लोगों को डिवाइड जो है ना कास्ट के बेसिस पे कर दिया जाता था, और इतना ज़्यादा हद तक था, अभी तो फिर भी थोड़ा कम है बट आज भी प्रेवलेंट है। और सिर्फ रूरल एरिया में नहीं प्रेवलेंट है, ये अर्बन एरियाज में भी है, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हो और यही आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, मैट्रिमोनियल्स जो होते हैं, ये जो एड्स देते हैं और ये साइट्स भी जो होती है, उसमें खास करके लोग इतना मेंशन करते हैं कि हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं और हम यही जो है दूसरे अपोजिट जेंडर से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर गलती से भी दोनों की हर चीज़ जो है सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं भाई ये मैच करी, बट अगर सपोज अगर हम ले लेते हैं लड़का अपर कास्ट का निकला है, लड़की लोअर कास्ट की निकली है, वाइस वर्सा, कोई भी कुछ भी पकड़ लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर कितना ज़्यादा उनका माइंडसेट जो है ना उसी के आगे रिवॉल्व करता है कि नहीं यार ये लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, नहीं हम लोग तो सपोज ब्राह्मण है तो हमें तो उसी कास्ट में चाहिए, ब्राह्मण में भी पर्टिकुलर ये वाले, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो उसी के आगे रिवॉल्व करना है, हमें तो उसी के आगे घूमना है, और चीज़ चाहे क्वालिफिकेशन अच्छी हो और क्वालिटीज़ अच्छी हो, लेकिन नहीं यही मैटर करता है। तो ये बहुत इफेक्ट छोड़ देता है। तो लोग यहाँ पे भी तो अनइक्वल फील करते ही है ना, उनको यहाँ पे कहाँ इक्वालिटी मिली। तो हम देखते हैं रूरल एरियाज में भी सिचुएशन ऐसी है, और अर्बन एरियाज में जैसे कि लोग कहते हैं कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा एजुकेटेड लिटरल पीपल होते हैं, तो भी ऐसी सिचुएशन यहाँ भी होती है। तो यहीं पे कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हुए दलित का, हम दलित्स के बारे में जानेंगे कि दलित्स जो है जिन्हें पहले अनटचेबल्स जो है बहुत ज़्यादा करके रिफर किया जाता था, बट अब जो है नहीं बोला जाता, तो उन्हें ना उन्होंने अपने आप को लोअर कास्ट करके एक एड्रेस किया हुआ है, क्योंकि उनको जो कास्ट सिस्टम का स्ट्रेटा होता है जो मैं अभी आपको समझाऊंगी ड्रॉ करके, दो इट्स नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बट एक एग्जांपल के तौर पे, तो उनको सबसे लोएस्ट पोजीशन दी गई है सोसाइटी में। तो अब इसको वो जो है बिल्कुल भी बिकॉज उनको सबसे लोएस्ट पोजीशन दी गई है तो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, उनको ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एलियनेटेड फील हो रहा है कि नहीं पूरी सोसाइटी से अलग कर दिया, तो इसीलिए वो अपने आप को है ना ब्रोकन करके, जो ब्रोकन वर्ड है उसे बुलाते हैं। तो यहाँ पे दलित्स एड्रेस देमसेल्व्स एज लोअर कास्ट, बट वो अपने आप को मीनिंग भी मतलब जो है उन्होंने दे रखी है कि इसका मतलब ये भी, हाँ तो इसका मतलब ये भी होता है कि दलित्स ऑल्सो मीन्स ब्रोकन, ठीक है, दलित्स ऑल्सो मीन ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, ये जो ब्रोकन वर्ड अपने लिए यूज कर रहे हैं, इस वर्ड से वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाउ दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब वो टूट चुके हैं और वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं और आगे भी फेस करेंगे। मतलब ये सोसाइटी जो है जिस तरीके से इसकी रचना की गई है, तो इसमें इनको सबसे लोवेस्ट पोजीशन मिली है, तो ये आज भी और आगे भी ये इन्होंने माइंडसेट ही बना लिया, क्योंकि इनके साथ ऐसा हो रहा है ट्रीटमेंट, तो कोई भी ऐसा तो फील करेगा, तो एक माइंडसेट और परसेप्शन तो बना ही लेगा ना कि आज भी अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है ट्रीटमेंट तो फ्यूचर में भी वो चलेगा। इसीलिए वो एक तो सबसे पहले लोअर कास्ट एक जो टर्म है उनके साथ जो है जोड़ा जाता है, फिर दूसरा ब्रोकन, मतलब दलित का मीनिंग ब्रोकन बोला गया है कि बिकॉज दिस कम्स आउट आफ्टर हाउ दे फील्स, ये इसीलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि उनको लगता है कि उनको बहुत ही अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं और करते रहेंगे। सॉरी मैंने ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा पैराग्राफ करके, तो उसे अच्छे से जो है एक बार गो थ्रू हो जाना, उसको अच्छे से रीड कर लेना। तो कास्ट सिस्टम का जो स्ट्रेटा है, जो बाइफर्केशन है, तो देखिए सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स को बोला गया है कि ब्राह्मण्स जो है, और आज भी ये देखो ये चीज़ है ना आज भी मानते हैं लोग, मानने वाले बहुत कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल स्टिल बिलीव्स इन दिस, एंड नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट में तो इट वाज द ओनली मेन थिंग कि अगर सोसाइटी को देखना है कोई नज़रिए से तो कास्ट सिस्टम के नज़रिए से देखो, और ये इवेंचुअली बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट देता है लोगों को। पीपल फील दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। तो ब्राह्मण्स जो है उनको तो ब्राह्मण्स मतलब जो उस प्रीस्ट हो गए, स्कॉलर्स हो गए, विद्वान हो गए, जो पंडित वाली जो कैटेगरी हो गई वो तो ब्राह्मण्स की हो गई। क्षत्रियास की जो रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वॉरियर्स, मतलब जो किंग्स हैं और उनके जितने भी लोग जो बैठते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आ गए। वैश्यास जो हैं, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, वो इस वाली कैटेगरी में उनको डाला जाता था। शूद्रास, मैनुअल लेबरर्स जो और भी मैनुअल वर्क करते थे, उनको इस वाले कैटेगरी में। दलित्स को क्या, दलित्स जो स्ट्रीट क्लीन करते थे, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स भी क्लीन करते थे,
मीनियल टास्क मतलब कि इसमें स्पेसिफिकली यही वर्ड लिख दिया कि सारे छोटे काम करने वाले लोग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे ना सोच का बहुत फर्क पड़ता है, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ना उसका बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ना छोटे काम करने वाले लोग नहीं, सबसे बड़ा काम करने वाले लोग, क्योंकि तुम अगर खुद की जो जो गंदगी है उसको साफ तो तुम तो करते नहीं हो, और ये जो लोग क्लीन कर रहे हैं, जो क्लीनर्स होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं, उनको तुम एक टैग देते हो मीनियल टास्क वाला। मतलब कि तुम सारे जो काम कर रहे हो वो तुमने अपने काम को बढ़ावा दे दिया, और दूसरे ये जो बेचारे क्लीन कर रहे हैं बेचारे, तो मैं मतलब इनका काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने क्लीन करना बंद कर दिया, ये कोई भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो हमारे रोड क्लीन करते हैं, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, अगर उन्होंने अपना ही काम छोड़ दिया तो फिर तुम लोग करोगे क्या अपनी सफाई? तुम तो करोगे ही नहीं, बिकॉज यू कंसिडर दैट टास्क एज वेरी स्मॉल, बहुत ही मीनियल और बहुत ही उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हो, तुम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो, लेकिन वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये गंदगी कचरा उठाने वाले, ये चीज़ आपको भी पता हो, कचरा उठाने वाले अंकल नहीं, वो जो है हम उनको कचरा उठाने वाले अंकल नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे वो हमारे जो है साफ सफाई रखने वाले जो लोग हैं ना, दीज आर द ग्रेट पीपल। और अगर ये सोसाइटी में ना हो तो इनके बिना ना तो ये पूरा इनकम्प्लीट है। लेकिन देखो तो ये जो सोसाइटी का जो स्ट्रेटा जिसने बनाया, उन्होंने उनको पोजीशन ही सबसे लोवेस्ट दे रखी है। तो इसी के लिए क्या होता है कि अगर बाय चांस इन्हीं के जनरेशन में अगर यही कास्ट में रहने वाले लोग अगर आगे चाहे भी कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट से भले ही बिलोंग करते हो, हम आगे एजुकेशन भी ले और बहुत अच्छा जो है जॉब वॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें भी उतनी इक्वली मिले, तो भी लोग उन्हें यही देखेंगे कि कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो आप अभी ये समझ लो, जो मैट्रिमोनियल का मैं एग्जाम्पल दे रही थी उसमें जो लड़का है, मैं ना उसमें जो लड़का है वो अगर सपोज क्षत्रिय हो गया या फिर ब्राह्मण, चलो एक बहुत ही एकदम बॉटम टॉप वाला एग्जांपल लेते हैं कि लड़का ब्राह्मण है और लड़की दलित है, लेकिन लड़की की क्वालिफिकेशन अच्छी है, चलो ये भी उसमें मेंशन कर दिया कि उसके फिजिकल जो है अपीयरेंस भी अच्छा है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, और जो है बाहर पढ़ के आई है, हर चीज़ हो गई, लेकिन क्योंकि दलित का मेंशन आगे कौन से कास्ट से है तो उसके घर वाले देखना इसी को क्या कर देंगे, अपने दिमाग में ऐसे हाईलाइट करके बैठ जाएंगे, और फिर हो गया कास्ट सिस्टम का एकदम। हम कहते हैं ना कि इक्वालिटी यहाँ पे मिली, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं मिलती। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पॉवर्टी एक ऐसा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पॉइंट जहाँ पे लोगों को अनइक्वल फील होता है। लोगों को चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे कोई भी एरिया से बिलोंग करे, उनको अपने लाइफ में अपने दिन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है। तो इसी के साथ जब आपको ऐसे बोला जाएगा कि अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी में आपको बोला जाएगा कि कौन से स्फेयर है जहाँ पे लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, तो जब आप कास्ट की बात करोगे तो मैं यही बोलूंगी, चाहे ये ड्रॉ करो ना करो ये आपके ऊपर है, लेकिन दलित का तो मेंशन करना ही, फिर रूरल अर्बन और मैट्रिमोनियल वाला एग्जांपल लिखना, दलित की डेफिनेशन लिखना, और हो सके तो शॉर्ट में एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी मेंशन करना। अभी मैं वही समझाने वाली हूँ, उनकी ऑटोबायोग्राफी जूठन, जिसमें उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखा है कि उन्होंने क्या फेस किया था अपने स्कूल लाइफ में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक फेमस दलित राइटर है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में एक किस्सा लिखा है, और उसी का मेंशन जो है टेक्स्ट बुक में, उसका एक एक्सर्प्ट जो है वो टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि जब वो क्लास 4 में थे, उन्होंने तब का एक इंसिडेंस शेयर किया कि क्लास 4 जब वो स्कूल में जाते थे पढ़ने, तब उनको क्या है, या तो बिल्कुल बैठने की जगह नहीं मिलती थी, सबसे अगर मिलती थी तो या तो डोर के पास बिठाया करते थे या फिर सबसे अलग पीछे बिठाया करते थे। कभी कभी तो जैसे सारे बच्चे जो मैट पे बैठ के पढ़ते थे तो उनको है ना एक रीज़न, मतलब सारे बच्चे बैठ जाते थे मैट पे, फिर उनको फ्लोर पे, मतलब जहाँ मैट नहीं बिछे वहाँ बिठाते थे। और ये तो ठीक है, मतलब ये चलो उनको सबसे अलग बिठा दिया, पर एट टाइम्स उन्हें मारा करते थे, और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन उन्हें मेंशन की थी कि उनके हेड मास्टर ने उनको पूरी स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करने की पनिशमेंट दी। पनिशमेंट किस चीज़ की? पनिशमेंट ये कि वो एक लोएस्ट कास्ट, मतलब जो हमारी सोसाइटी में जिसको सबसे लोएस्ट कास्ट का दर्जा दिया गया है उसको बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनको प्लेग्राउंड साफ करने भेज देते थे, फिर पूरी स्कूल क्लीन करने थे। तो ही वॉज ऑर्डर्ड टू स्वीप द होल स्कूल एंड प्लेग्राउंड।
तो उसकी वजह से वो इतने थक जाते थे, क्योंकि आप सोचिए क्लास 4 का जो एक बच्चा होगा कितना ही छोटा होगा, उनकी फिजिक उतनी नहीं थी, वो इतने फिट नहीं थे उस टाइम पे कि वो इतना सब एक साथ साफ कर सके। जहाँ सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते थे वहां पे हेड मास्टर अपने विंडो से ये काम जो उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया था वो देख रहे होते थे। मतलब हेडमास्टर आराम से अपने विंडो से देख रहे होते थे और वो पूरा प्लेग्राउंड पूरी स्कूल साफ करते थे। फिर उनको पानी भी नहीं दिया जाता था, इतना थक गए, बैक पेन हो रहा है, पूरा चेहरा डस्ट से भर जाता था, फिर भी उन्हें बिल्कुल भी पानी तक ऑफर नहीं किया जाता था। ये सब काम जो है वो करते थे, सारे बच्चे जो पढ़ रहे होते थे सब नोटिस करते थे, लेकिन किसी ने, इवन बच्चे तो चलो ठीक है सब उनके क्लास के बच्चे होंगे तो उनको भी इतनी क्या मतलब नहीं ऑब्जेक्शन उन्हें उठाया होगा, लेकिन टीचर्स एंड हेड मास्टर इस चीज में इन्वॉल्व थे, इतनी हाई अथॉरिटीज भी उनसे ये काम करवाती थी, किसी ने उनके अगेंस्ट नहीं बोला, कोई भी टीचर ने उस हेडमास्टर के अगेंस्ट नहीं बोला कि आप उस बच्चे से इतना काम क्यों करवा रहे हैं। फिर ऐसे 2-3 दिन चलते रहा। A couple of days went like such only. After couple of days उनके पापा जो है वहां से गुजरते हैं और वो उनके बेटे को ये काम करते हुए देख लेते हैं। उनको तब इतना गुस्सा आता है कि वो बोलते हैं टीचर को, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं आप एक टीचर हो, मैं आपकी इस चीज मतलब एक टीचर हो तो मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट शो की, वरना मैं इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप एक टीचर हो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। पर ये बात आप याद रखना कि मेरा बेटा और भी ऐसे बच्चे जिनको आप ये कास्ट के बेसिस पे बोल रहे हो ना, लोअर कास्ट के, और भी लोअर कास्ट के बच्चे, ना ही सिर्फ मेरा बेटा, और भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, और आप ये याद रखना। तो ये जो है आप सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप ही सोचो अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए जहाँ पे आपको सबसे अलग बिठा दिया जाए, पानी भी ना दिया जाए, फिर आप जब आपको पढ़ाई करनी हो तो आपको वो एजुकेशन भी जो है वो प्रॉपरली नहीं दी जा रही, क्योंकि आप स्कूल तो जा रहे हो लेकिन आपसे कुछ और काम करवा रहे हैं। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ, पढ़ाई नहीं दी जा रही, साफ सफाई करवा रहे हैं। साफ सफाई करना इज नॉट बैड, अगर वही चीज सारे बच्चों से मिलकर साफ सफाई करवाते होते ना स्कूल की, तो उनको एक अच्छी शिक्षा भी मिलती कि भाई हमें स्कूल को साफ रखना चाहिए, हमारे अपनी गंदगी जो हम फैलाते हैं रोज स्कूल में आके, हम उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। पर ये अनइक्वल ट्रीटमेंट तब हुआ ना जब सिर्फ एक लड़के से करवाया और बाकी सारे जो बच्चे हैं वो आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ रहे। अब बिठाया सबको मैट पे, लेकिन उनको डोर के पास बिठाया। तो ये जो है क्योंकि वो एक सोशल जो प्रेशर, एक सोशल फियर आ जाता है बच्चे में, और फिर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट से ना बहुत सारे आगे जाके जो है ना बच्चों को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। जब उनको समाज में सबके साथ खड़ा होना होता है ना, तो उनके ये जो बचपन के ये इतने सारे ट्रॉमा है ना, उनको आगे जाने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करते हैं, उनको आगे उनके फ्यूचर में बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो ये तो जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी हो गई। अब हम ये किस पे बेस्ड थी, अनइक्वल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ कास्ट का जब हम बात करते हैं तो कास्ट के स्फेयर में हमें जो अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस करने मिलता है ये उसका एक एग्जांपल है। अब हम रिलीजन के बेसिस पे जो अनइक्वल ट्रीटमेंट लोगों को फेस करने मिलता है उसका एग्जांपल पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है वो रिलीजन के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटी जो है फेस करते हैं लोग, उसका एग्जांपल है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो कि कपल है, वो एक सिटी में मूव करते हैं जहाँ पे वो एक अपार्टमेंट की तलाश में जाते हैं। उनको एक अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए, ठीक है, उनके पास पैसे भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढते हैं ताकि वो किसी लैंड लॉर्ड या लेडी से कनेक्ट करवा सके उनको, ताकि उनको एक अपार्टमेंट मिल सके और वो वहाँ रह सके, उनके पास पैसे भी हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें जो सबसे पहले अपार्टमेंट दिखाते हैं उसमें क्या होता है, वो लैंड लेडी पहले तो उन्हें बोल देती है कि चलो आप यहाँ रह सकते हो, और उनको वो अपार्टमेंट पसंद भी आता है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को अपार्टमेंट पसंद भी आता है, पर जैसे ही लैंड लेडी जो है पहले तो बोल देती है रह सकते हो, लेकिन जैसे ही पूरा नाम जब उनका पहचान में आता है कि नहीं अंसारी सरनेम है, मतलब मुस्लिम है वो लोग, तो वो रीजन देते कि नहीं, हम इस सोसाइटी में नॉन वेजिटेरियंस को अलाउ नहीं करते, हम किसी को भी इस सोसाइटी में अपार्टमेंट उनको रेंट पे नहीं देते जो नॉन वेजिटेरियंस है। तो सॉरी, ये मेरा रीजन, इसलिए मैं आपको नहीं रेंट पे दे सकते अपार्टमेंट। पर सबसे अचंभक की सबसे ज़्यादा वियर्ड जो बात है और आयरॉनिकल बात क्या होती है उस टाइम पे, कि जैसे वो नॉन वेजिटेरियन का एग्जांपल देते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर और वो जो कपल होते हैं वो दोनों ही ना, मतलब वो तीनों ही लोग वो स्मेल कर सकते हैं किसी के घर में फिश बन रही हो। तो वो जब वो चीज़ को स्मेल करते तो उनको ऐसा लगता है यार इन्होंने तो नॉन वेजिटेरियंस को अपार्टमेंट नहीं देने की बात करी, बट हम लिटरली स्मेल कर सकते हैं फिश को। तो वो एक ऐसे ग्लिम्स देते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है कि
बिकॉज वही उनको उधर लेके जाता है। फिर ऐसे दूसरे तीसरे ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स में उनको सेम एक्सक्यूज होता है कि बिकॉज जब वो अपना नाम बताते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है हमारा वो सरनेम है, तो लोग मना कर देते हैं। तो इतने रिजेक्शन के बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उन्हें एक सजेशन देते हैं कि आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार अपना जो है नाम चेंज करवा लीजिए, तो आपको ईजी होगा अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए। बट वो मना करते हैं, उनको ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं लगती, वो थोड़े से हेजिटेट करते हैं इस चीज़ में। क्योंकि आप ही सोचिए, आप अपना पूरा सरनेम और नेम जो है मतलब सरनेम चेंज करके रह रहे हैं, और फिर आगे मतलब आप अपने फेस्टिवल्स भी नहीं मना पाए, क्या पता, क्योंकि सोसाइटी में जो मोस्टली लोग सब साथ में फेस्टिवल बनाते हैं, तो आपको अपनी हर सिर्फ सरनेम को चेंज करने से ना बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती है, वो सब भी आपको फिर अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ती है। तो वो थोड़े से क्या रिलेक्टेंट हो जाते हैं। फिर जाके कुछ 1 महीने की तलाश के बाद उन्हें कोई अपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे वो जो लैंड लेडी है वो एग्री कर जाती है कि हाँ आप रह सकते हो। तो यहाँ पे भी मतलब उनके पास पैसा था, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ना कि 4-5 स्टेयर देखे कि अच्छा इकोनॉमिकली वो ठीक थे, पैसे थे उनके पास, अब वो बैकग्राउंड भी ठीक था। लेकिन अब रिलीजन की बात करें तो रिलीजन, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनको जो है ये चीज़ फेस करनी पड़ी। तो ये जो एग्जाम्पल है वो उस चीज़ का होगी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ये टॉपिक के बाद विल एंड दिस वीडियो लेक्चर फॉर टुडे। Recognizing dignity. So, when persons are treated unequally, their dignity is violated. यहाँ पे सबसे पहले डिग्निटी का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। डिग्निटी रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। इसका मतलब डिग्निटी का यही मतलब है कि खुद को और दूसरों को रिस्पेक्ट देना, और ये सोचना कि भाई हम भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और हम दूसरों को भी देंगे, और दूसरों का भी उतना ही हक है रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट डिजर्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्निटी जो है वो हमारे डिग्निटी का यही मतलब है कि हमें भी उतनी रिस्पेक्ट मिले, दूसरों को भी उतनी रिस्पेक्ट मिले। तो डिग्निटी का वही मतलब हो गया ना कि इक्वल ट्रीटमेंट। बट यहाँ पे बिकॉज अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है फेस करना पड़ा किसे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में फेस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये जब बताया कि उनके जो स्कूल के चिल्ड्रन थे, हिज स्कूल मेट्स एंड हिज हेड मास्टर forced him to do the sweeping, ठीक है। मतलब because as in the case of Om Prakash Valmiki, his school headmaster forced him to do sweeping, and that made him feel less equal as compared to other students. तो क्योंकि वो उन्होंने एक्ट उनसे करवाया कि भाई तुम साफ सफाई करो और बच्चे पढ़ेंगे, तो उससे क्या हुआ, अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ। अनइक्वल ट्रीटमेंट से उनको क्या फील हुआ कि ही वॉज बीन ट्रीटेड लेस इक्वली, ही वॉज बीन ट्रीटेड डिफरेंटली। तो ये जो है उससे फिर क्या पता चलता है, हेंस उनकी जो डिग्निटी है वो वहां वॉयलेट होती है। तो जब आपको जानना हो ना कि क्यों हम बोल रहे थे कि अनइक्वल ट्रीटमेंट से डिग्निटी वॉयलेट होगी, क्योंकि एक तो उनसे वो काम करवाया तो उनको उससे फील क्या हुआ। यहाँ पे एक चीज आप ऐड कर लो कि उससे उनको क्या फील हुआ। एक तो उससे उनको फील हुआ सबसे पहले कि ही वॉज लेस इक्वल एज कंपेयर टू अदर्स। जब उनको ये चीज फील हुई, अब आप यहाँ खुद ही देख लीजिए, लेस इक्वल का तो मतलब यही हो गया ना कि उन्हें इक्वालिटी तो फील हुई नहीं, तो मतलब उनको ये फील हुआ, तो मतलब अनइक्वल, तो मतलब उनको पक्का ट्रीट किया ही था। और उससे फिर हुआ क्या, उनकी डिग्निटी वॉयलेट हुई। एक तो छोटे थे उस टाइम पे, तो उनको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि इससे उनकी डिग्निटी वॉयलेट हो रही है। बट जब उनके फादर ने वो चीज़ एड्रेस की कि कैसा बिहेव किया उन्होंने मतलब हेड मास्टर और स्कूलमेट्स ने उनके साथ, तो पता चला कि नहीं यार, उनकी जो है ना डिग्निटी वॉयलेट हुई, क्योंकि उनसे वो काम करवाया जा रहा था ओनली बिकॉज ऑफ हिज कास्ट को ध्यान में रख के उनसे काम करवाया गया। तो उससे उनको लेस इक्वल उनको एक तो सबसे पहले सबसे अलग फील हुआ, लेस इक्वल फील हुआ, और उसी के कारण उनको उनकी डिग्निटी वॉयलेट हुई। तो डिग्निटी की डेफिनेशन ये है। अंसारीज के केस में भी यही हुआ था कि जब उनको उनके सरनेम की वजह से उनको अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, तो उनको तभी उनकी डिग्निटी वॉयलेट हो गई थी। और जब उनके प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि भैया मिस्टर एंड मिसेस कुमार करके अपना सरनेम रख लीजिए, तो आपको क्या पता रेंट पे कोई भी अपार्टमेंट मिल जाए यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सजेस्ट करते ही वो उनकी डिग्निटी थी जिसने रोका उनको अपना सरनेम चेंज करने से, क्योंकि रिस्पेक्ट है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है।
सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, आत्मसम्मान, वो हमारा सबके पास होता है। वो अगर हमारा बिल्कुल भी कोई नहीं चाहेगा कि उनका गिर जाए आत्मसम्मान या उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचे। तो इन द केस ऑफ अंसारीज के केस में क्या था कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वायलेट होती अगर वो अपना सरनेम चेंज करते। पर यहाँ पे अगर आप पूरी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको साइड में कॉलम, सबसे राइट में कॉलम में दिखा होगा कि 1975 में एक दीवार करके फिल्म आई थी, आप देख सकते हैं। उसमें एक ऐसा सीन है कि जहाँ पे एक लड़का जो है वो जूते साफ करने का काम करता है, शूज शाइन करने का काम करता है। तो एक आदमी आता है और वो जो लड़का होता है वो अमिताभ बच्चन होते हैं उस फिल्म में, उनका किरदार निभा रहा होता है। तो एक आदमी आता है, वो क्या करता है, पैसे फेंक देता है, मतलब कॉइन जो है ऐसे फेंक देता है, शू शाइन करवाने के बाद कॉइन फेंक के देता है, क्योंकि वो आदमी शायद समझता होगा छोटा काम है, काम तो करवा लिया, वैसे करके उसको अपने एक्शन के इशारे से समझाना चाहता है कि भाई तू तो इसी के लायक है। तो वो जो है बच्चा, वो इतना उस टाइम पे भी समझदार हो, मतलब समझदार दिखाया गया है कि भाई उसने बोला नहीं, मेरा काम जो है बहुत डिग्निटी का है, मेरा काम रिस्पेक्ट का है, मेरा काम कोई छोटा काम नहीं है। और जो ये चीज मान लेता है ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन ये जो चीज दिल से मान लेता है कि सारे काम जो इक्वल होते हैं, मेहनत से करो वो हर एक काम जो है ना सफल होगा, और हर एक काम जो इक्वल ही होता है। उस बच्चे को भी यही मानना था कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी वाला काम है, तो अगर मैंने अपना काम इतने अच्छे से किया है, इतने मेहनत से किया है, तो मुझे पैसे भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलने चाहिए। मतलब पैसे देने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। पैसे भले ही तुम पूरे दो, लेकिन वो मुझे नहीं मायने रखते, मुझे पैसे उस अच्छी तरीके से चाहिए। आई वॉन्ट द मनी इन द सेम वे एज आई हैव डन योर वर्क। तो ये खाली एग्जाम्पल हो गया। अब इसी के अब हम जो है ये वीडियो को जो है अच्छी नोट पे एंड करते हैं। एंड मैं बोल रही हूँ अब आपको कि अब 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब तो नोट्स बनाने की आदत ढाल लो, नोट्स बनाओ अच्छे से, जो है चैप्टर को एक आध बार पढ़ो। यहाँ पे आपने अगर मेरा लेक्चर पढ़ लिया है, आपने जो है मेरे लिखे हुए वर्ड्स पे अच्छे से ध्यान दिया है और इसी को अपनी नोटबुक में उतार लिया है और फिर एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ ली है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप सारे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस जो हैं, उनको आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं ये जो है आपको पढ़ाती हूँ, जो जो टॉपिक्स है, जैसे आज 3 टॉपिक्स कवर किए, 4 टॉपिक्स कवर किए, तो उनको आप तुरंत जो है नोटबुक में तभी के तभी उसके नोट्स बना लें और वो टॉपिक को सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ ले। ये कुछ हाफ एन आवर का काम होगा, दोनों चीज हाफ एन आवर में हो जाएगी, तो आपका क्रिस्टल क्लियर कह सकते हैं, तभी का तभी सब चीज हो जाएगा विथ रिविजन, आई विल से। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आप पढ़ लें।